Ask for more 10 questions to negotiate anything. Book by Alexandra Carter. Introduction. नेगोशिएशन सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं है। ये आपको आपके करियर, बिजनेस या रिलेशनशिप में भी फायदा दे सकती है। शायद आप अपनी जॉब में प्रमोशन पाना चाहते होंगे या फिर आप शायद एक बिजनेस ओनर होंगे जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स की तलाश में हो या शायद किसी से बहस करते वक्त आपको अपनी बात समझाने में प्रॉब्लम आती होगी। तो ये जितनी भी सिचुएशंस है वहाँ नेगोशिएशन आपके काम आ सकती है। इस समरी में आप उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे आप इफेक्टिव तरीके से नेगोशिएशन कर पाएंगे। असल में नेगोशिएशन का मतलब डिमांड करना नहीं है। नेगोशिएशन की शुरुआत इस लर्निंग के साथ होती है कि सही सवाल कैसे पूछा जाए और इसका ये मतलब भी है कि हम सामने वाले की बात सुनना भी सीखें। इस समरी की ऑथर एलेक्जेंड्रा कार्टर नेगोशिएशन को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करती है। वो नेगोशिएशन को एक कन्वर्सेशन यानी बातचीत की तरह देखती है जहां रिलेशनशिप की डोर आपके हाथों में होती है। इसका मतलब है सामने वाले को समझने की कोशिश करना और उसे साथ लेकर एक गोल की तरह बढ़ना। ओपन सवाल पूछना नेगोशिएट करने के सबसे बेस्ट तरीकों में से एक है। इससे आप सामने वाले को पूरी छूट दे रहे हैं कि वो खुलकर अपनी बात कह सके। इस तरह आपको फैक्ट्स और सामने वाले की फीलिंग्स भी समझने का मौका मिलता है क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समरी आपको बेहतर सवाल पूछने में हेल्प करेगी जिससे आपको बेहतर जवाब मिलेंगे और उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यानी कुल मिलाकर सही सवाल पूछने से आप इफेक्टिव नेगोशिएशन और बेटर डील्स कर पाएंगे जो कि दोनों पार्टीज के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, यानी आप भी खुश और सामने वाला भी खुश। What's the problem I want to solve? किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का पहला स्टेप है अपना गोल पता करना। देखो कि आपकी मंजिल कहाँ है। यानी कि जो प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है पहले उसे डिफाइन करो, उसे जानो। एक बार अगर पता चल जाए कि प्रॉब्लम असल में है क्या तो फिर उसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। जैसे मान लो आपकी अपने बच्चे के साथ बहस हो रही है कि उसे डिनर में आइसक्रीम नहीं मिलेगी। आपका बच्चा डिनर में आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है और आप उसे मना कर रहे हो क्योंकि वो खाना नहीं सिर्फ आइसक्रीम खाना चाहता है और आपको पता है कि डिनर स्किप करना और सिर्फ आइसक्रीम खाना हेल्दी नहीं है। एक पेरेंट होने के नाते आप उसकी हेल्थ को लेकर चिंता करते हो, लेकिन ये बात आपके बच्चे की समझ में नहीं आती। इस टाइप के झगड़े भी प्रॉपर नेगोशिएशन से सोल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि इस केस में प्रॉब्लम यह है कि हेल्दी डिनर में क्या आता है और आपका गोल है अपने बच्चे को न्यूट्रिशियस खाना खिलाना। आपको शायद अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन अगर आप उसे समझने में थोड़ा वक्त लेंगे तो लॉन्ग रन में आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। यानी आप बार बार एक ही चीज रिपीट करने से बच जाओगे। आपको अपना टाइम सोचने या अपना तरीका बदलने में बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। आप इस प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करना स्टार्ट करोगे? चाहे कोई मुश्किल नेगोशिएशन हो या सीधा साधा, शुरुआत हमेशा प्रॉब्लम से करो। उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो जो आपको सोल्व करनी है। इससे आपको उस प्रॉब्लम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। कई अमेरिकन स्कूल्स में स्टूडेंट हद से ज्यादा एब्सेंट होते हैं, यानी बच्चे एक साल में 10% से भी ज्यादा स्कूल डेज में एब्सेंट रहते हैं। बच्चे जब बहुत ज्यादा एब्सेंट रहने लगते हैं तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर खराब असर पड़ता है। ट्रेडिशनली लोग इस प्रॉब्लम को मिसकंडक्ट यानी लापरवाही या बदतमीजी समझते हैं। यहाँ फोकस बच्चों के एब्सेंट होने के बेवजह के कारणों पर रहता है। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया जो स्टूडेंट ज्यादा एब्सेंट रहते हैं उन पर पेनल्टी लगाई जाए। इस सॉल्यूशन का मकसद ये था कि पेनल्टी लगाने से पेरेंट्स और बच्चे दोनों अलर्ट हो जाएंगे और उनकी अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। प्रॉब्लम को डिफाइन करने का दूसरा तरीका है, बच्चों का स्कूल में ज्यादा एब्सेंट रहने के पीछे कोई कारण भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ किया था हेडी चैंग ने, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अटेंडेंस वर्क्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उन्होंने स्कूल को एनकरेज किया कि वो पता लगाए कि बच्चों के इतना एब्सेंट होने के पीछे वजह क्या है। जब इसे अप्लाई किया गया तो ये बात निकलकर सामने आई कि बच्चों के ज्यादा एब्सेंट होने के पीछे वजह थी उन्हें अपने पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलना।
जैसे एग्जाम्पल के लिए कई बार स्कूल यूनिफॉर्म धुली ना होने की वजह से भी बच्चे स्कूल मिस कर देते थे क्योंकि उन्हें गंदे कपड़ों में स्कूल जाने में शर्म आती थी। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया कि एक कपड़े धोने का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा ताकि कई स्कूल्स में चल रही एब्सेंट की प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सके। तो इस तरह प्रॉब्लम को डिफाइन करके इफेक्टिव सोल्यूशन निकाला गया। यहाँ सीखने वाली है उस प्रॉब्लम को पहचानना जिसे आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो। इस केस में प्रॉब्लम मिसकंडक्ट की वजह से एब्सेंट होना नहीं थी बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ज़्यादातर एब्सेंट होना था। हम यहाँ आपको 5 स्टेप्स बता रहे हैं जो आप अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम आपसे सामने है उसे कहीं लिख लो। आप मेन प्रॉब्लम के साथ कोई और प्रॉब्लम अगर हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम कैसे आपकी लाइफ, करियर या रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रही है। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम को एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करने में मदद मिलती है। तीसरा, सेंटेंस के नेगेटिव एलिमेंट्स को पॉजिटिव में बदलो। इससे आपके लिए उस चीज़ पर फोकस करना इजी हो जाएगा जो आप अचीव करना चाहते हो। ये आपको कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा जिससे आप प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स का स्कूल में ज़्यादा एब्सेंट रहना, तो आप इसे ऐसे रिफ्रेम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को बढ़ाना है। यानी आपने प्रॉब्लम से नेगेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव सेंटेंस में बदल दिया। चौथा है उसे सवाल में बदलना। अपने सवाल के लिए हाउ यानी कैसे, व्हाट यानी क्या, हु यानी कौन और व्हेन यानी कब जैसे शब्द यूज़ करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। लास्ट में अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के रिजल्ट के बारे में सोचो। स्टूडेंट्स अटेंडेंस का सेम एग्जाम्पल यूज करते हुए खुद से पूछो कि अगर अटेंडेंस बढ़ी तो क्या होगा। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स भी इम्प्रूव होंगे, उन्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग होगी और साथ ही पेरेंट्स भी खुश होंगे। इससे स्कूल की रेटिंग भी बढ़ जाएगी। ये पता होने से आप अपने सवाल को आगे थोड़ा बदल सकते हैं। आपका सवाल कुछ यूं हो सकता है, हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करें कि वो हमारे स्कूल में और अच्छे से लर्न कर सकें और सक्सेसफुल बन सकें। ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम के बारे में सोचने के बजाय उस पर रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। हमारा रिएक्शन सिर्फ एक नज़रिया दिखाता है, जबकि इन 5 स्टेप्स की हेल्प से आप प्रॉब्लम को अलग एंगल से देख पाएंगे और जब अलग एंगल से देखेंगे तो आपको अलग और इफेक्टिव सॉल्यूशन भी मिलेंगे। हाउ हैव आई हैंडल दिस सक्सेसफुली इन दी पास्ट? अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को आप लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे? अब जैसे हम यहाँ एंड्रयू का एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी में 3 साल काम करने के बाद एंड्रयू को लगा कि अब उसे प्रमोशन और सैलरी हाइक मिलनी चाहिए। उसे पूरा यकीन था कि कंपनी के मैनेजर्स को उसकी सैलरी की तुलना में 15 से 25% ज़्यादा सैलरी मिल रही है। एंड्रयू अपने ईयरली रिव्यू में अपने प्रमोशन के लिए नेगोशिएट करने की सोच रहा था। उसने गोल रखा था कि वो 25% तक के लिए नेगोशिएट करेगा, साथ ही वो ये प्रूव करना चाहता था कि वो अपनी जॉब में एक काबिल लीडर था। लेकिन एंड्रयू इस नेगोशिएशन को लेकर उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहा था। जब आप किसी बात को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं तो इसका कारण ये है कि आप वो काम पहले भी कर चुके हैं। आपके पास सबूत है ये साबित करने का कि आप कैपेबल हो। लेकिन ये केस कुछ अलग था क्योंकि आज से पहले एंड्रयू ने कभी सैलरी हाइक के लिए नेगोशिएट नहीं किया था। इसलिए उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे नेगोशिएट करना है और कैसे अपनी बात मनवानी है। तो एंड्रयू इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेगा? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी पास्ट सक्सेस से सबूत निकालिए। एंड्रयू को अपने सारे पास्ट प्रोजेक्ट्स याद आ गए जहां उसने सक्सेसफुली अपने गोल्स अचीव किए थे। जब वो कंपनी में नया आया था तो अपने जूनियर एम्प्लॉइज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहता था, जो उसने किया भी और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। हालांकि स्टार्टिंग में उसे मैनेजमेंट को कन्विंस करने में काफ़ी टाइम लगा। एंड्रयू ने उन्हें प्रोग्राम के फ़ायदे गिनाए। उसने मैनेजमेंट को बताया कि ये प्रोग्राम कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि इससे कंपनी को ग्रेट एम्प्लॉइज़ मिल सकते हैं और आगे चलकर कंपनी की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। इस एग्जाम्पल में एंड्रयू को इस प्रोग्राम के पक्ष में बोलना पड़ा था जिसमें वो कामयाब भी रहा। लेकिन अब मामला दूसरा था।
अब की बार उसे किसी प्रोग्राम के लिए नहीं बल्कि ईयरली रिव्यू में खुद की काबिलियत प्रूव करनी थी ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। हालांकि इसमें भी वही सेम एलिमेंट्स अप्लाई होंगे। एंड्रयू ने जैसे प्रोग्राम के फायदे को हाईलाइट किया था वैसे ही वो अपने प्रमोशन के लिए भी खुद की काबिलियत प्रूव कर सकता था। एंड्रयू अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। इससे एंड्रयू को डायरेक्शन भी मिली कि वो रिव्यू के दौरान नेगोशिएशन को कैसे हैंडल करेगा। और 6 महीने बाद ही एंड्रयू का प्रमोशन हो गया। यहाँ आपको जो मेन सवाल खुद से पूछना है वो है, मैंने पास्ट में इसे सक्सेसफुली कैसे संभाला है। ये सवाल आपको अपनी नेगोशिएशन को कॉन्टेक्स्ट में रखने में हेल्प करेगा ताकि आप उन अप्रोच और टेक्निक्स पर फोकस कर सको जो पहले आपके काम आई थी। इससे आपको एक डेटा मिल जाएगा कि नए प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है। जैसे ही आपको ये पता चलेगा आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। पास्ट के बारे में सोचना आपको नेगोशिएशन में बेटर रिजल्ट देगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से ये साबित हुआ है कि पास्ट की सक्सेस कैसे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। पार्टिसिपेंट्स के एक ग्रुप को पावरफुल महसूस करने के अपने एक्सपीरियंस को लिखने के लिए कहा गया। ये उन्हें एक मॉक जॉब इंटरव्यू से पहले लिखने को कहा गया था। उन्हें जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी करीब 68% थी। ये परसेंटेज दूसरे ग्रुप के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी जिन्होंने मॉक जॉब इंटरव्यू से पहले कुछ भी नहीं लिखा था। इस ग्रुप को जॉब मिलने का सिर्फ 47% चांस ही था। नेगोशिएशन शब्द अपने आप में ही थोड़ा डराने वाला है, लेकिन पास्ट की सक्सेस से इंस्पिरेशन लेकर आप नेगोशिएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे जो नेगोशिएशन को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए बेहद ज़रूरी है। टेल मी। सक्सेसफुल नेगोशिएशन आपसी समझदारी पर डिपेंड करती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम को डिफाइन करें और सही सवाल पूछें। सही सवाल पूछने के लिए सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जब आप ध्यान से सुनोगे तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। लेकिन अपनी सुनने की पावर को इम्प्रूव कैसे किया जाए? तो सबसे पहले स्टार्ट करो ओपन और ब्रॉड सवाल पूछकर। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है इस लाइन के साथ, टेल मी, यानी मुझे बताओ तुम्हें किस बात की टेंशन है। तो ये एक ब्रॉड और ओपन सवाल है। टेल मी से सवाल शुरू करने के 4 फायदे हैं। पहला तो ये कि सामने वाला प्रॉब्लम को अपने नज़रिए से एक्सप्रेस कर सकता है। दूसरा, सामने वाला उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ज़रूरी डिटेल्स या गोल आपके साथ शेयर करेगा। तीसरा, आपको सामने वाले की फीलिंग्स और चिंता का पता चल जाएगा। लास्ट में, अगर सामने वाला आपके साथ और कुछ शेयर करेगा तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन ये सारी चीज़ मैटर क्यों करती है? क्योंकि किसी का नज़रिया बदलना आसान नहीं है। जब आप नेगोशिएट कर रहे होते हो तो हमें क्या चाहिए इस पर फोकस करना ज़्यादा इजी होता है, लेकिन दूसरे के नज़रिए से देखने की कोशिश करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह आप अपने गोल्स और ज़रूरतों दोनों को समझ सकते हैं। इससे आप और सामने वाला दोनों प्रॉब्लम को साथ मिलकर सोल्व कर सकते हैं। इससे नेगोशिएशन एक बहस की जगह एक कोलैबोरेशन यानी सहयोग बन जाती है। टेल मी वाले सवाल पूछते वक्त ये ध्यान रहे कि आपके सवाल वहीं तक सीमित रहना चाहिए, उसमें कोई और सवाल ना जोड़े। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे सवाल पूछने से बचो, टेल मी, तुम यहाँ किस वजह से आए हो? क्या तुमने अभी तक कोई ऑफर दिया है? ये सवाल अपने आप ही ओपन सवाल पूछने का पर्पस खत्म कर देगा। हमेशा सवाल को सामने वाले के लिए ओपन रखो ताकि वो अपनी मर्जी से जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन दे सके। सबसे मुश्किल पार्ट है चुप रहकर सामने वाले की बात सुनना। लेकिन चुप रहने से डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार सामने वाले के पास उस वक्त देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। जब ऐसा होता है तो अक्सर हम घबरा जाते हैं। आपको लगता है कहीं सामने वाला अनकंफर्टेबल तो नहीं है या प्रेशराइज्ड तो नहीं फील कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, सामने वाले को भी तो सोचने के लिए टाइम चाहिए। इसलिए उसे जितना मर्जी उतना टाइम लेने दो। नेक्स्ट स्टेप है, ये सवाल पूछो, टेल मी मोर, यानी मुझे थोड़ा और बताओ। ये आपको फॉलो अप करने में हेल्प करेगा। आप स्पेसिफिक पॉइंट पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लो आप एक एम्प्लॉयर हो और आपका कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब पोजीशन में चेंज चाहता है।
वो एक रिसर्चर है पर अब वो क्लाइंट्स के साथ डील करना चाहता है। तो आप उसे कहोगे, अच्छा तो तुम अब अपने पहले वाली पोजीशन के बदले में क्लाइंट से डील करना चाहते हो। क्या तुम मुझे इस रोल के बारे में कुछ और बता सकते हो? तो इस सवाल के जवाब में आपका एम्प्लॉय अपने गोल और अपनी ज़रूरतों के बारे में कुछ और डिटेल्स आपके साथ शेयर करेगा। नेक्स्ट स्टेप है समराइज करना और फीडबैक के लिए पूछना। सामने वाले की बात को समराइज करना ये दिखाता है कि आपने उसकी बात ध्यान से सुनी है। साथ ही इसका ये फायदा भी है कि आपने इस बातचीत से सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है। समराइज करने के बाद फीडबैक जरूर ले, यानी आपको पूछना है कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया है। पूछे कि कहीं आपसे कुछ समझने में गलती तो नहीं हुई है। इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको सारी बात समझ आ गई है और सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। साथ ही इससे सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेगोशिएशन में नॉनवर्बल हिंट भी इम्पोर्टेंट होते हैं। नॉनवर्बल हिंट आपको सामने वाले की फीलिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। जैसे मान लो आपका एम्प्लॉय नेगोशिएशन की शुरुआत में काफ़ी टेंशन में है, यानी वो स्ट्रेस्ड है और डरा हुआ फील कर रहा है, इसलिए डिफेंसिव मोड में है। लेकिन जैसे ही आप अपनी बात उसके सामने समराइज करते हो, आप देखोगे कि अब वो थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, वो अब खुलकर स्माइल कर पा रहा है और उसके चेहरे पर टेंशन का नामो निशान नहीं है। इससे प्रूव होता है कि आपके बीच की नेगोशिएशन किसी नतीजे पर पहुंच गई है। Bring it home, concluding your negotiation. अब आपको पता है कि प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन किया जाए। सही सवाल पूछो और सुनो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेगोशिएशन का पर्पज है आस्क फॉर मोर, यानी अपनी डिमांड रखना। जो आप चाहते हो आप नेगोशिएट करते हो ताकि आप अपने और दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सको। लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे? सबसे पहले तो सक्सेसफुल गोल्स सेट करने के लिए अपने सवाल यूज करो। नेगोशिएशन एक तरीका है आपके लिए अपने गोल्स अचीव करने का, चाहे वो कुछ भी हो। आपके गोल्स हमेशा आपकी ज़रूरतों पर फोकस्ड रहते हैं। इसलिए सवाल पूछते वक्त हमेशा अपनी ज़रूरतों को पहचानो, उसके बाद सामने वाले की ज़रूरतों को पहचानो और समझो। आपका अल्टीमेट गोल है सॉल्यूशन ढूंढना जो दोनों पार्टी की ज़रूरत को पूरा कर सके। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरतें रीजनेबल यानी वाजिब होनी चाहिए। नेगोशिएशन में आपकी रिक्वेस्ट किसी ऑब्जेक्टिव से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट चाहिए, लेकिन मान लो आपके एम्प्लॉयर अभी कॉस्ट कम करने का गोल लेकर चल रहे हैं और शायद कंपनी पैसे बचाना चाहती है। तो अब आपको उनके ये दो गोल्स पता है, तो इसी के बेस पर आप समझ सकते हैं कि नेगोशिएशन के वक्त आपके सामने क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपनी ज़रूरतों को फ्रेम करना। यहाँ पर आपकी लिसनिंग स्किल्स बेहद काम आएगी। जब आप अपनी ज़रूरतों के बारे में बात करते हो तो इसमें सामने वाले की ज़रूरत भी शामिल होनी चाहिए ताकि दोनों पार्टी की ज़रूरत पूरी हो सके। जैसे कि मान लो आप चाहते हो कि आपका मैनेजर आपके डिपार्टमेंट का बजट बढ़ाए, क्योंकि आपका मानना है कि मैनेजर को हर डिपार्टमेंट के लिए एक जैसा बजट रखना चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ आपका मैनेजर आजकल कंपनी के रिसोर्सेज को कम करने में लगा हुआ है। नेगोशिएशन के दौरान सामने वाले की ज़रूरतों को देखते हुए अपना प्रपोजल बनाओ। आप शायद कहेंगे कि आप अपना बजट बढ़वाना चाहते हैं, लेकिन यही चीज़ आपके मैनेजर के गोल्स के खिलाफ जा रही है। लेकिन आप अपने मैनेजर को यकीन दिला सकते हैं कि इस बजट को आप सही जगह पर लगाएंगे। आप मैनेजर को कन्विंस करने के लिए बता सकते हैं कि अगर आपके डिपार्टमेंट को ज़्यादा बजट मिल जाता है तो डिपार्टमेंट को और कितना प्रॉफिट हो सकता है। फ्रेमिंग का नेक्स्ट पार्ट है अपने प्रपोजल के फायदे को हाईलाइट करना, यानी आपका जो ऑफर है उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सामने वाला हमेशा यही जानना चाहेगा कि इसमें उसका क्या फ़ायदा है। उनके सामने इस बात पर फोकस मत करना कि इसमें उनका क्या नुकसान है, क्योंकि इंसान हमेशा अपना भला ही चाहता है। ये इंसान का स्वभाव है कि वो नुकसान से बचने की कोशिश में लगा रहता है। लोग खुद को नुकसान से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास 2 एम्प्लॉइज काम करते हैं और आपको ये भी पता है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं।
आप दोनों को साथ में बैठने से मना करते हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि ऑफिस में ग्रुप्स बने, लेकिन यही बात उन्हें पसंद नहीं आएगी। तो इसके बजाय इसे अलग तरह से फ्रेम करो। उन्हें एनकरेज करो कि वो अपने फ्रेंड के अलावा ऑफिस के बाकी लोगों के साथ भी मेलजोल बढ़ाएं, इससे उन्हें अपने करियर और नेटवर्क में फ़ायदा होगा। उन्हें बताओ कि आपने उनके लिए सीट प्रोवाइड कर दी है ताकि वो नए लोगों से भी मिल सके। ये ऑप्शन आपके एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट को हाईलाइट करता है। इससे उनकी और आपकी दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और ये आप दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन साबित होगी। आपका ऑनेस्ट, क्लियर और डायरेक्ट अप्रोच फ्रेमिंग और नेगोशिएटिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। फ्रेमिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें मैनिपुलेटिव होना है। हमारा गोल सामने वाले पर चालाकी से अपनी मर्जी थोपना नहीं है, बल्कि फ्रेमिंग का मतलब है सामने वाले की अटेंशन को उस चीज़ की तरफ ले जाना जिस चीज़ पर आप जोर दे रहे हो। आमतौर पर यही आपके प्रपोजल का पार्ट है जिसमें उनका फ़ायदा छुपा होता है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो दो लोगों के बीच ट्रस्ट यानी भरोसा क्रिएट करती है। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तभी सामने वाला आपका प्रपोजल ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, और अगर ऐसा होगा तो आपके सक्सेस के चांस भी बढ़ेंगे। तो प्रपोजल रखने का राइट टाइम कब आता है? क्या ये तब आएगा जब आप सारे सवाल पूछ चुके होंगे? ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है तो आपके लिए यही सही मौका है डील क्लोज करने का, लेकिन अगर दोबारा मीटिंग होने के या डिस्कस करने के कई और मौके मिलने वाले हैं तो आप एक ब्रेक ले सकते हो, जिससे आपको और सामने वाले दोनों को सोचने का कुछ और टाइम मिल जाएगा। ये डिसाइड करना कि डील तुरंत क्लोज करनी है या ब्रेक लेना है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन हो। क्या आप उन लोगों में से हैं जो तुरंत सब कुछ निपटा देना चाहते हैं, या फिर उन लोगों में से जिन्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है? इसके अलावा सामने वाले के बारे में भी सोचो। अगर वो नेगोशिएशन के बाद थका हुआ फील करता लगे तो शायद एक ब्रेक लेना सही रहेगा, लेकिन अगर वो तुरंत किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता है तो डील क्लोज करने की कोशिश करो। नेगोशिएशन में ये फैक्टर्स आपकी चॉइस को इन्फ्लुएंस करेंगे। कंक्लूजन। इस समरी में आपने इफेक्टिव नेगोशिएशन के प्रिंसिपल्स के बारे में जाना। आपने ये भी सीखा कि नेगोशिएशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। नेगोशिएशन सिर्फ अपनी डिमांड मनवाने के लिए नहीं होती और ना ही दूसरे को अपने सामने झुकाने और बुली करने के लिए की जाती है। नेगोशिएशन का मतलब है सबकी ज़रूरतें पूरी करना, यानी सबके साथ मिलकर एक शेयर्ड गोल अचीव करने की कोशिश करना। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बारे में सीखा। नेगोशिएट करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। इससे आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप सॉल्यूशन क्रिएट कर पाओगे। सेकंड, आपने पास्ट सक्सेस से डेटा कलेक्ट करने के बारे में जाना। नेगोशिएशन रिस्की हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में खुद से पूछो कि आप पास्ट में कैसे सक्सेसफुल हुए थे। काफ़ी हद तक मुमकिन है कि आपने पहले भी ऐसा ही कुछ किया होगा जहां आप पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे होंगे। इससे आपको दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। पहला तो ये कि आपको उन स्ट्रेटेजीज़ की जानकारी मिलेगी जो करंट नेगोशिएशन में आपके काम आ सके। दूसरा, ये आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। जब आपको पहले से पता होता है कि आपने पहले भी चीज़ें अच्छे से हैंडल की है, तो ये नॉलेज खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है और आपको खुद पर गर्व महसूस होता है। तीसरा, आपने सीखा कि सही सवाल कैसे पूछना है। जब सवाल पूछें तो तरीका ये है कि हमेशा ओपन एंडेड सवाल पूछने चाहिए। सामने वाले को इतनी फ्रीडम दो कि वो खुलकर अपनी बात कह सके। इससे आपको सामने वाले की फीलिंग्स और नज़रिए के बारे में भी समझ आएगा। ओपन सवाल पूछना कम्युनिकेट करने का बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है। इससे सामने वाले को ये जाहिर होगा कि जो कुछ वो बोल रहा है, आप उसकी बात को वैल्यू दे रहे हो। इससे ये भी पता चलता है कि आप ध्यान से उसकी बातें सुन रहे हो। इससे सामने वाला और भी खुलकर बात कर पाएगा और आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा। चौथी चीज़ आपने सीखी कि नेगोशिएशन को कैसे खत्म किया जाए। किसी भी नेगोशिएशन को पूरा करने के लिए अपने प्रपोजल को अच्छे से फ्रेम करने की ज़रूरत होती है। फ्रेमिंग का मतलब है सामने वाले को होने वाले फ़ायदों के बारे में बताना।
आपका प्रपोजल ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी और सामने वाले दोनों की ज़रूरतें पूरी कर सके। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमेशा ईमानदारी और डायरेक्ट अप्रोच में बात करें। ऑनेस्टी दो लोगों को भरोसे के बॉन्ड में बांधती है, इसलिए एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन के लिए ऑनेस्टी का होना बेहद ज़रूरी है। एक इफ़ेक्टिव नेगोशिएटर बनने के ज़रूरी है एक इफ़ेक्टिव लिसनर बनना। अगर आप में समझने और सुनने की कैपेसिटी है तो आप और ज़्यादा की डिमांड करेंगे। एक इफ़ेक्टिव नेगोशिएशन के साथ आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं।